चलिए तमाम साथियों को एक मर्तबा फिर से सलाम मसनून। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे आप तमाम हजरात, और आपकी उम्मीद करता हूँ आई होप तो कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और एग्ज़ाम हमारे ये पे हैं, एकदम कह लीजिए होने को ही है। अब कोताही हम लोग ना बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करें और हत्तर इम्कान कोशिश करें कि किसी न किसी तरह से इतने सारे कंटेंट जरूर हमारे पास हमें मतलब इकट्ठा हो जाए किसी तरह से, जो एग्जाम में इंशाल्लाह 80 और 85 का टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो किसी न किसी तरह से निकल जाए। यहाँ से अगर हम लोग 85 तक के कर लेते हैं स्कोर, 85 19 तक के अगर कर लेते हैं और फर्स्ट पेपर से 20 और 25 का रेंज में अगर क्वेश्चन निकल जाता है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेट हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन जनरल बच्चों के लिए, और अगर इतना ही आप लोगों का और किसी दूसरे कैटेगरी में अगर आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका जेआरएफ भी हो जाएगा। और जेआरएफ के बारे में तो ऐसे आप लोग जानते ही होंगे कि एक हुदूद मुतय्यन कर रखा है कि मतलब ये एज तक की ही ऑलरेडी आपको जेआरएफ का बेनिफिट मिलेगा। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। और एक बहुत सैड न्यूज है, मैं चाहूँ तो असल मेरा क्लास का टाइमिंग है, मैं सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह किसी दिन शॉर्ट वीडियो की शक्ल में आप लोगों तक सूचना दे दूँ हायर एजुकेशन से रिलेटेड। ये जितनी भी चीजें ना, हायर एजुकेशन हो या फिर एजुकेशन, मतलब ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे सरकार का मिशन ही है जिस पर वो काम कर रही है कि सब पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए, सारी चीजों को एकदम तहस नहस कर दिया जाए। तो भाई आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज जो भी एक दो अटेम्प्ट में निकाल लेना चाहते हैं निकाल लीजिए, वरना इस सरकार का एकदम मुकम्मल तरीके से इरादा है कि हर चीज को एकदम तहस नहस कर दिया जाए, सारे सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो मिडिल क्लास में ही रहे, वो आगे ना बढ़े और सारी चीजों के मुताबिक हो जो हमारे यहाँ 2-4 वो पूंजीपति लोग हैं। अभी आप लोगों ने इंडिगो का सारा सिस्टम आपने देखा है, सुना है, किसको भुगतना पड़ा? सरकार तो बैठ करके मस्ती कर रही है, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अपने सारी चीजें उनके ठीक ठाक चल रही है, मत तो रहा पब्लिक। तो इसी तरह हायर एजुकेशन को भी मुकम्मल तरीके से, या कह लीजिए कि हायर एजुकेशन के ऊपर पकड़ भी उन्हीं लोगों का हो रहा, वो जैसे चाहेंगे वैसे डील करेंगे। जैसे सरकारी स्कूल के बारे में आप लोगों ने सुना था कि ये सारी चीजों को ऑलरेडी क्या कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन करा दिया जाएगा, मतलब उनके हवाले कर दिया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर को लेंगे और अपने मन के मुताबिक 10,000 15,000 18,000 सैलरी लगाएंगे और आपको जब तक के मन करेगा उनको काम कराएंगे। उसके बाद नो वर्क नो पेमेंट पे काम कराएंगे और उसके बाद आपको जब चाहेंगे घर भेज देंगे। तो इसी तरह से हायर एजुकेशन को भी बनाया जा रहा है, हत्तल इम्कान यही कोशिश है सरकार का। और इनकी नकारात्मकता तो अच्छी तरह आप लोग हर जगह देखते होंगे, बताने की क्या जरूरत है। बस कहने का मतलब हमारा यही है एक तरह से कि आप लोग जल्दी से 1-2 अटेम्प्ट में निकाल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर लीजिए। यहाँ से किसी तरह से नहीं हो पा रहा, अल्लाह ताला से दुआ गो कि यही तो हो जाए ऑलरेडी। और अगर यहाँ से नहीं होता है तो ये अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, दिल्ली जैसे सिटी में रह करके ऑलरेडी आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। और अगर इसको किसी तरह से क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो बेट और जेट के लिए मैं बहुत जल्दी क्लास लेकर के आ रहा हूँ। बहुत जल्दी का मतलब ये कि 2-4 दिन के अंदर क्लास में लेकर के आ रहा हूँ। फिर बेट का फॉर्म का अप्लाई का डेट का इंतजार कर रहा हूँ, आ जाने दीजिए, इंशाल्लाह उस पर भी मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। वहां से आप मुकम्मल तरीके से तैयारी करके किसी तरह से स्टेट लेवल वाला में भी ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हो जाइए। बस किसी तरह से आप एक बार इन्वॉल्व हो जाइए, यही हमारी आप लोगों के लिए यही ख्वाहिश मंद हूं हम, यही मेरी ख्वाहिश है। बस किसी तरह मुलविस हो जाए, इतनी मेहनत जो की है तो इसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। चलिए आवाज वगैरह क्लियर है, हम लोग आते हैं क्लास की तरफ। आवाज वगैरह क्लियर है, सारी चीजें आप जल्दी से बताएंगे एक बार कमेंट करके। आवाज वगैरह अगर क्लियर है जल्दी तो आप बताएंगे, जल्दी से हम लोग क्लास की तरफ रुजू करते हैं। और आज का क्लास हमारा बहुत मुख्तसर क्लास है, लेकिन याद रखिएगा प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया हूँ, प्रैक्टिस करूंगा। और अभी का टाइम जो है ऑलरेडी सिर्फ प्रैक्टिस ही करने का है। जितना भी हम लोगों ने कंटेंट इकट्ठा कर लिया है माइंड में, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, ये सब ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह, यही सब ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जो भी कंटेंट पढ़ना था
जो भी पॉइंट ऑलरेडी हमको माइंड में लेना था, मुताला करके हम लोगों ने ले लिया। अब उस पर काम करें, ज्यादा से ज्यादा वर्क करें। शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को जागरूक करता हूँ, उसमें अटेम्प्ट किया कीजिए, उसमें ऑलरेडी आंसर दिया कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बस इतना खंगाल दीजिए, इतना खंगाल दीजिए, डेप्थ से डेप्थ भी क्वेश्चन पूछे, इजी से इजी पूछे, आप मिस ना करो, मिस ना करो। आपके दिनों दिमाग में ये चीज चले कि अगर एक क्वेश्चन हमारा छूटा हो तो पेपर से, तो मुझे इस चीज का अफसोस है अगर पेपर में ऐसा हो। इस तरह से तैयारी जब करेंगे तो इंशाल्लाह 100 में 90 क्रॉस कर जाएंगे। 90 क्रॉस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह रिजल्ट होगा ही होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आज की क्लास को देखते हैं। हाँ, दिल तो बदनाम है एक उम्र से क्या, इसका गिले कहते हैं आई है तबाह, ये तमन्ना ये उम्मीद जीने बरसों पाला, कब मेरी होंगी भला वो तेरी कज रोशनी कज कुले ही, और किनावरी दिलबरी असबरे गिरी, गौन गश खा के सर्राह गिरा, कौन मुआ फिर के देखना जरा। ये मिसरा जो मैंने आपके सामने में रखा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि किनका मिसरा है, किस मशहूर नज्म निगार का ये कलाम का चंद टुकड़ा है जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने में रखा है। और यहीं से अपनी क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। और देखते हैं जैसे नेट, टेट, बेट और जेट के लिए उर्दू कवायद और ग्रामर से मुतालिक हमारा क्लास चलता है। मैं आप लोगों को एक और सूचना दे दूं, अगर आप अच्छी तरह से अपनी मुकम्मल तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो मैं लाइव क्लास 8:45 में रात में रोजाना आता हूँ, आप उसमें जुड़े। इंशाल्लाह वहां से भी क्लास में पूछा जाता है, सारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं रखता हूँ, वहां से भी इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होने को है। वहां पे भी अगर जुड़ सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है तो। शफीक फातिमा शेरा के बारे में आज पढ़ने वाले। शफीक फातिमा शोरा कह लीजिए, शेरा कह लीजिए, शेरा भी इनका नाम इनके बारे में आता है किताबों में अगर मुताला करें तो। ऐसे शफीक फातिमा शोरा, शोरा इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने इस वर्ड को इन्होंने कुरान से ये किया है, और कुरान के 25वें पारे में शायद ये वाली आयत से इन्होंने अपना तखल्लुस को उखत किया वहां से। शफीक फातिमा शोरा, जैसा कि आपको मालूम होगा, इनके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे तो ये हाफिजा है, हाफिज कुरान है। और इन्होंने हाफिजा अपने शौक से बगैर किसी टीचर के, बगैर किसी असातिज़ा के रहनुमाई के बिना ही उन्होंने हाफिजा कंप्लीट किया था। ये भी ध्यान में बात होनी चाहिए हमारा। अगर इनकी पैदाइश की अगर हम लोग बात कर लें तो इनकी पैदाइश सन 1930 में नागपुर में होता है, और इनकी वफात की अगर बात कर लें तो सन 2012 में ये नागपुर में इंतकाल करती हैं। इनका इंतकाल की अगर हम लोग बात करें तो कब इंतकाल करती हैं, जल्दी कब इंतकाल करती हैं तो सन 2012 में। जितने भी क्वेश्चन ऑलरेडी मैं दूं, आप कमेंट करके आंसर जरूर किया कीजिए, ताकि आपको खुद समझ में आए, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं भाई। देखिए, आपको लगता होगा कि मुझे बेनिफिट क्या है, भाई आपका 2-4 10 कमेंट से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं माइंड में, आप क्लास को देख लिया कीजिए रोजाना। इन्होंने बगैर किसी उस्ताद के हिफ्ज़ कुरान का तकमील किया था, सही बात है। शेरी बतौर मुअल्लिमा आजाद कॉलेज हैदराबाद में इन्होंने खिदमत अंजाम दिया था। अगर बात करें इनके बारे में, शफीक फातिमा शोरा का, तो इन्होंने बतौर मुअल्लिमा कह लीजिए या लेक्चरर कह लीजिए, ये आजाद कॉलेज हैदराबाद में कॉलेज आजाद कॉलेज, इन्होंने यहाँ पर खिदमत अंजाम दिया था। शोरा के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके वालिद की अगर हम लोग बात कर लें तो सैयद शमशाद अली था, और वालदा का नाम अगर बात किया जाए तो ज़फ़रुन्निसा बेगम, वो भी जो कि एक शायरा थी। मतलब शायरा एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनको खानदानी विरासत में मिली थी, इनको अपने वालदा की तरफ से ये चीजें मिली थी। ये भी ध्यान में रख सकते हैं हम लोग। 20 साल की उम्र में, यानी जब ये अपनी उम्र के 20 साल को पहुंची तो इन्होंने एक नज्म लिखी, नज्म नजराना। नज्म नजराना नाम की इन्होंने एक नज्म लिखी थी अपने बड़ी बहन के लिए, और यहीं से बताता है इन्होंने शायरी की इब्तिदा की थी। मतलब नज्म नजराना लिख करके इन्होंने 20 साल की उम्र में शायरी की इब्तिदा कर दी थी। इनके वालिद की अगर हम लोग बात कर ले तो इनके वालिद से पहले, मतलब इनके दादा थे कासिम शाह अफगानिस्तान, जो तलाश माश के खातिर तरके वतन करके हिंदुस्तान में आ बसे थे। मतलब ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे और वहां से ये तरके वतन करके हिंदुस्तान चले आए थे। मुआशरे के ये कह सकते हैं, मुआशरा करें सॉरी, माश तलाश में, माश की तलाश में, रोजगार की तलाश में। शोरा ने उर्दू, अरबी और फारसी की तालीम
अपनी वालदा से अंग्रेजी की तालीम अपने वालिद से और मराठी की तालीम स्कूल में हासिल की थी। मतलब इन्होंने कई तरह के फन से वाकफियत हासिल रखते थे। ये बात कहना चाह रहे हैं। प्यान मस्जिद का मंजूम तर्जमा प्यान मस्जिद का मंजूम तर्जमा इन्होंने किया था। प्यान मस्जिद की अगर हम लोग बात कर ले तो आप बता सकते हैं ये तस्नीफ किसकी है, यह नज्म किसका है? अगर आप बताना चाहेंगे तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। शोरा ने शोरा ने 19 या 20 साल की उम्र में अपनी बड़ी बहन के लिए नजराने कुनवान से नज्म लिखकर अपनी शायरी की इब्तिदा की थी। मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया इसके बारे में। शोरा अगर हम लोग बात कर ले, ये कमेंट और ये कंटेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। शोरा फारसी शोरा में शोरा की अगर हम लोग बात कर ले, शोरा ने फारसी शोरा में हाफिज से गायत दर्जे मुतासिर थे। हाफिज के बारे में आप लोगों ने सुना हो, कई बार मैंने बताया था हाफिज के बारे में। एक फारसी के मशहूर मारूफ शायर थे। इनसे ये बहुत ज्यादा हद दर्जे का, आत्म दर्जे का, मतलब इनसे ये मुतासिर थी। इनका मानना है मतलब शोरा का मानना था कि जुल्म बर्बरियत और इस्तेहसाल की वजह से शायरी वजूद में इनके आए। मतलब इनका अगर कारण बना, रीजन बना शेर व शायरी की तरफ अगर ये मुतवज्जे हुए या फिर वो कारण बना कि ये शेर व शायरा बन गई, तो इनका रीजन बना जुल्म बर्बरियत। जमाने में जो जुल्म बर्बरियत हो रही थी उसके खिलाफ जाकर के इस्तेहसाल की वजह से शायरी इनकी वजूद में आई थी। ये भी जहन में बात रखेंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इनके कलाम में दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इनके कलाम में टीपू सुल्तान, सीता कन्हैया, इसी तरह हजरत इब्राहिम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, या इसी तरह श्याम और नंदू का जिक्र ज्यादा मिलता है। मतलब इनके कलाम की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके कलाम में इन सारी चीजों को इन्होंने ज्यादा, जैसे हर शोरा को आपने देखा होगा, हर शोरा का एक मुख्तलिफ चीजें होती हैं जिससे वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल की बात कर लीजिए तो अल्लामा इकबाल ने बहुत ज्यादा फितरत को, नेचर को अपने कलाम का मौजू बहुत ज्यादा बनाया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्लामा इकबाल का जो नज़्मों का असल मतलब ये था, क्या बोलते हैं उसको, मौजू था, उस पे जो उन्होंने काम किया था वो मौजू उनका क्या था, तो वो फितरत पे ज्यादा काम करते थे, नेचर के ऊपर ज्यादा काम करते थे, हकीकत शनासी पर ही मबनी काम क्या करते थे। मतलब और शोरा किराम के अंदर लफ्ज़ी करना या मतलब उन चीजों को मुहैया कराना जो हकीकत से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक ना हो, तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा गुरेज करते थे। जैसे मुसलमानों के अंदर कौमियत चीजों को ललकारना, उनके अंदर एक जारहाना अंदाज पैदा करना, ये सब अल्लामा इकबाल साहब का फितरत था। मतलब उनके कलाम का मौजू ही ये सारी चीजें थी। तो इसी तरह इनका अगर मौजू की हम लोग बात कर लें तो अपने मौजू को मुख्तस कर रखे थे, जिसमें टीपू सुल्तान का तस्करा ज्यादा करते थे, सीता कन्हैया के बारे में बात करते थे, हजरत इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, इसहाक साहब के बारे में बात किया करते थे। इसी तरह श्याम और नंदू का जिक्र ये इनके कलाम के अंदर उत्तम दर्जे से पाया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा पाई जाती थी। अगर इनकी बात कर लें तो इनके 4 शेरी मजमूए हैं, ये ऑलरेडी याद रखिएगा आप लोग, मैं कई बार बारहा बताते रहता हूँ। अभी हम लोगों ने फैज अहमद फैज के बारे में, नून मीम राशिद के बारे में, अभी ऑलरेडी हम लोग दास्तान और अफसाना पढ़ेंगे ना, अफसाना और नाविल, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां से भी सारी किताबों को, जितनी किताबें होंगी ना उनको ऑलरेडी डेट वाइज, मतलब सन्ने इशाअत किया था, कब शायर हुई थी, कौन सी किताब पहले आई है, बाद में कौन सा है। कभी ऐसा होता है, देखने को आपको मिला होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सीरियल वाइज आपसे पूछता है ना कि मतलब 2012, 14, 15, 20, 18 ऐसे करके पूछता है। जैसे मान लो तो जैसे गौदान है, जैसे मुंशी प्रेमचंद का कई सारे नाविल हैं, उस नाविल की अगर हम लोग बात कर ले तो जमाने तरतीब आपसे पूछता है, तो कभी सीधा पूछ लेता है, सीधा मतलब ज्यादातर पूछता है, मतलब पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा पेपर के अंदर, आपने एनालिसिस किया होगा इस चीज को कि कभी अपोजिट पूछ लेता है कि सबसे बाद में कौन, उसके बाद कौन, सबसे बाद में कौन, फिर उससे पहले कौन, जस्ट उससे पहले कौन। तो ये तरतीब भी हमको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, हम लोग सीधा टर्म में जब याद कर लेंगे ना तो उल्टा टर्म में मुझे खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी आप लोगों ने रीजनिंग वगैरह की तैयारी करते होंगे तो आपको जहन में बात होगी कि रीजनिंग में प्लेस और वैल्यू हम लोग पूरा एबीसीडी को याद कर लेते हैं, सारे कॉन्टेंट को। और रीजनिंग में
प्लस वैल्यू को याद करते हैं तो फिर मुझे अपोजिट भी याद करना पड़ता है, अपोजिट भी याद करना पड़ता है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे करके फिर ऑलरेडी अपोजिट में भी हम लोग चलते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी किताबों से मुतालिक, जैसे हम लोग ड्रामा के बारे में आज मैंने बहुत अच्छे एक शॉर्ट वीडियो के जरिए से आप लोगों तक के एक सवाल ये किया है, मौसूल करा है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रामा से रिलेटेड, ड्रामा इंद्र सभा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप उसको जरूर ऑलरेडी जाकर के आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से भी जैसे आफ्ताब मोहब्बत, मैं आप लोगों से क्वेश्चन रख भी देता हूं, जल्दी से बता दो कि आफ्ताब मोहब्बत ये किसका ड्रामा है, किस मशहूर ड्रामा निगार का ड्रामा है। एक क्वेश्चन ये आप लोग ले लीजिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन ये जितना ज्यादा, ये मत भूलिएगा कि जहां कहां से क्वेश्चन पूछे रहते हैं, बस प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमन परफेक्ट, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अब इसके साथ ये भी आप बता दीजिएगा कि ड्रामा इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है, लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि इसकी इशाअत कब हुई थी, कब इसकी इशाअत हुई थी, इसके बारे में आप जल्दी से बताइएगा। इनके 4 शेरी मजमूने हैं। पहला है गुले सफोरा, याद रखिएगा, आफाके नवा। अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पेपर में देखने के लिए मिला है। आफाके नवा ये किसकी तस्नीफ है, ये किसका शेरी मजमुआ है, तो याद रखिएगा इन्हीं का है, फातिमा शेरा साहब का है। किरण किरण याददाश्त, ये भी याद रखिएगा। और सिलसिले मुकालिमात, ये भी किताब इनकी है, ये भी तस्नीफ इनकी है। तो आई थिंक शबीर फातिमा शेरा से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने ऑलरेडी आपके सामने में रखा है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। राइट, अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कुछ मजीद मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लेकर के आया हूं, और इतना पे ही महदूद नहीं बल्कि और भी कुछ क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। आप जल्दी से बताएं वीडियो कैसा लगता है। जितने नए साथी हैं, जितने हमारे नए फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और देख लीजिए। मैं आपको 12 कह रहा हूं कि भैया हमारे पास आई हैव नो एनी ऑप्शन विदाउट जेट और बेट, इसके अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। पीजी वाले, मैं खास करके आप लोगों किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी कर रखे हैं, इट डजंट मैटर, बस आप तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बस दो चार साल के अंदर 2-4 साल कह रहे हैं, सॉरी 2-4 महीना के अंदर आप मेहनत करके एक अच्छा पोजीशन ले सकते हैं, अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है और रखने वाला हूं, उसको भी देखिएगा। सबसे पहला देयर होगी फर्स्ट क्वेश्चन, यहां तक के बाद क्लियर होगी सारी चीजें, यस और नो, जल्दी से बता दो। तो 2-3 पॉइंट इनके बारे में हम लोगों को याद रखना है। इनके कुल शेरी मजमूए 4 हैं। कौन कौन सा है? बोले सफोरा, आफाके नवा, किरण किरण याददाश्त, सिलसिले मुकालिमात। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्ने पैदाइश, सन्ने वफात याद रख लीजिएगा, इनका पूरा नाम याद रख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ से, आपसे ये पूछा जाता है कि इन्होंने जो अपनी तखल्लुस शोरा जो इनका तखल्लुस है, इन्होंने कहाँ से वक्त किया है? याद रखिएगा कलामुल्लाह से। अब कलाम इलाही की वो कौन सी सूरत है या फिर वो कौन सा पारा है, ये तो पूछता नहीं है, लेकिन आई थिंक 25वें पारे से इन्होंने, ये हाफजा थी ना, हिफ्ज की हुई थी, तो इनको सारी चीजें इनमें थी, इन्होंने वहीं से ऑलरेडी अपना तखल्लुस लिया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। इनका पहली नज्म की अगर हम लोग बात कर ले तो नजराना है, और ये पूछा जा सकता है आपसे कि इन्होंने किसके लिए लिखा था, किसके लिए लिखे थे, तो याद रखिएगा अपनी बड़ी बहन के लिए। और प्यार में मशरिक अल्लामा इकबाल साहब का एक नज्म है, इसका उन्होंने मंजूम तर्जमा किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। उनके शायरी जो वजूद में आए थे वो जुल्म बर्बरियत के खिलाफ, इस्तेहसाल के खिलाफ इनके शायरी वजूद में आए थे। और इनकी शायरी का जो असल मौजू था वो बहुत सारे चीजों को एक साथ उखद करके इन्होंने लिया था। अल्लामा इकबाल, सॉरी टीपू सुल्तान, पिता कन्हैया, हजरत इब्राहिम, इन सारी चीजों को ऑलरेडी इन्होंने मौजू बनाया था अपने कलाम का। तो यहाँ तक के बाद सारी चीजें क्लियर हुआ होगा आई थिंक। अब चलो आते हैं कुछ पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए रख रहा हूं, आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सो आर यू रेडी एवरीवन? मैं कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, और कल के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि कल से कौन सा यूनिट शुरू कर दिया जाए। अगर तरतीब से देखा जाए तो दास्तान का फन और दास्तान वगैरह के बारे में, ड्रामे वगैरह के बारे में अब हम लोग बात करने वाले, तो आप बता दीजिएगा कौन सा
यूनिट शुरू कर दिया जाए। चलिए जल्दी से देखते हैं इकबाल साहब ने किसके दावत पर, इकबाल साहब ने किसके दावत पर, इकबाल साहब की मुराद याद रखिएगा डॉक्टर अल्लामा इकबाल। इकबाल साहब ने किसके दावत पर ईरान गए थे, किसके दावत पर ईरान गए थे? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहूंगा कि इन्होंने ईरान का जो सफर किया था, इनके सफर में कौन कौन साथ में थे, कौन कौन साथ में थे? ये सारा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इन सारे का कमेंट करके आंसर आपको करना एकदम एनी हाउ जरूरी है। किनके साथ ये ईरान का सफर किया था, मतलब इनके साथ में कौन कौन और थे, उनके बारे में आप बताइएगा। चलिए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कब इन्होंने शिरकत की थी, मतलब गोलमेज कॉन्फ्रेंस। अच्छा, आप लोग एक जीके से क्वेश्चन और ले लीजिए, और कोई बच्चा ऐसा होगा जो जनरल की तैयारी करता होगा, वो आप ये बता दीजिएगा गांधी जी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो शिरकत की थी, तो वो गोलमेज कौन सा था? पहला था, दूसरा था, तीसरा था? मतलब प्रथम था, द्वितीय था या तृतीय था, कौन सा था? आप ये ऑलरेडी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इकबाल साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कब शिरकत की थी, ये ऑलरेडी कमेंट करके आपको बताना है। इकबाल साहब किसके कहने पर शायरी को तर्क नहीं किया था, मतलब इनका इरादा था कि मैं शेर शायरी से अब किनारा कशी अख्तियार कर लूं, शेर शायरी अब हम नहीं करेंगे। लेकिन इनको किसने इकरार किया था कि इनके एक उस्ताद थे, एक ही उस्ताद नहीं थे बल्कि इनके दो उस्ताद थे, जो इनको ऑलरेडी इससे मना किया था, तर्क करने से, तर्क करने का इरादा को उन्होंने खारिज किया था और कहा था कि आपको तर्क नहीं करना बल्कि शेर शायरी पर काम करना है। तो वो कौन थे, नाम आपको बताना है। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब में किसको देखा था, जो ये कह रहे थे कि अपनी तकलीफों का अल्लाह के नबी से और अल्लाह के नबी से शिकायत करो, अल्लाह के नबी से कहो अपनी शिकायत के बारे में। और इसी से रिलेटेड याद रखिएगा एक मसनवी भी मंजर आम पर आती है, इसी ख्वाब का रुदाद होता है उस मसनवी के अंदर, उस मसनवी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो ऑलरेडी फॉर्मेट में कर रहा हूं, ये माइंड में सारी चीजें आती जा रही हूँ और पूछते जा रहा हूँ। ये कब नहीं, और ये कब आएगा? जब आपके पास काफी मुताले हो जाएंगे, जब ऑलरेडी आप काफी एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकाल लेने का आर्ट जो होता है ना, आपके पास जब दखील किताबों का मुताले होंगे, जब काफी आप जब गहराई से मुताला किए रहेंगे ना, तो सारी चीजें ऑलरेडी आपके सामने आता है। और जब आएगा तो इंशाल्लाह एग्जाम में बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चले जाएंगे। तो ये सारे जो भी मैंने क्वेश्चन रखा, इन क्वेश्चन के बारे में आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ मजीद और क्वेश्चन मैं आप लोगों से रखना चाहूंगा, अब जल्दी जल्दी पूछूंगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहेंगे, ठीक है? चलिए, आप जल्दी से एक क्वेश्चन का और आंसर करें। हाँ, आप जल्दी से बता दो। चकले, चकले जैसा कि इसके बारे में हम लोगों ने कल ही के क्लास में डिस्कस किया है, आप जल्दी बताइएगा। सबसे पहले तो यहाँ आप बता दीजिए कि चकले जो है ये किस नज़्म निगार का मजमूना कलाम है। आप जल्दी से ये बताइए फटाक से चकले के बारे में, और इसके बारे में ये बता दिए जिस शायर का ये कलाम है ना, उनके बारे में ये बताइएगा जल्दी से फटाक से कि उनका संजय आदत और संजय कब का है। फटाफट आपको आंसर करते चलना है। चकले, कुछ और कंटेंट मैं आपके सामने में रख रहा हूं, आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चकले, इसी तरह एक और किताब इन्हीं से रिलेटेड एक और किताब है गुरेज। कल का ऑनलाइन क्लास में मैंने ये सवाल रखा था आप लोगों से। अच्छा, ये बताना आप लोगों के चकले जो है इनके मतलब जो भी मशहूर नज़्म निगार हैं उनके किस मजमून में शामिल है, आप इनके बारे में बताइएगा। चलिए, एक क्वेश्चन लीजिए जल्दी से। बिनते लम्हात, बिनते लम्हात, बिनते लम्हात, आप बताइएगा इसके बारे में कि इस पर अख्तरुल ईमान को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया था, मतलब अख्तरुल ईमान को। अच्छा, ये आप साथ में क्लियर कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान साहब का ही है ना। अख्तरुल ईमान को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन का आप आंसर कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यकीन मानिए आप लोग कि आपका मुकम्मल तरीके से तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, मैं कुछ नज़्मों के बारे में पूछ रहा हूं आपसे,
कुछ नज़में ऑलरेडी अफसरुल ईमान से रिलेटेड रख रहा हूँ, आप सन्ने इशात इन सबका बता दीजिएगा। सन्ने इशात बताने का मतलब है कि आप इनको तरतीब से मुझे बता दीजिएगा। जैसे गर्दाब, आपको तारीख बताना है, तारीख मेंशन नहीं करना है, तरतीब वाइज से नहीं बताना है, बल्कि आपको बता देना है कि कौन सी किताब कब आई थी। आबे जो इसी तरह नया अहम, नया अहम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का। नया अहम, ये सारे आबे जो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों का पूछा गया है। आप जल्दी से बता दीजिए इसके बारे में। जबिस्तान सर्द महरी का ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा गया है। काने सर्द महरी का ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस में आपसे पूछा गया है। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। अच्छा, आप जल्दी से एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको रख रहा हूं, जल्दी से बताना मुझसे। पहले से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। मैं पूछना सबसे पहले तो आप ये बता दें इसके बारे में। अच्छा, अख्तरुल ईमान साहब का ये भी बता दीजिएगा साथ में, सन्ने पैदाइश सन्ने वफात ये भी बताइएगा, मेंशन कीजिएगा। आप जल्दी से बताइए, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। फैज अहमद फैज साहब का ये नज्म है, और इसके बारे में आप बताइएगा कि इनका किस मजमूए में ये शामिल है, किस मजमूए में ये शामिल है। अच्छा, आप ये भी बता दीजिएगा साथ में फैज अहमद फैज से मुतालिक इनके कुल नज्मों के मजमूए कितने थे, मतलब इनका कुल मजमूओं की तादाद कितनी थी। ऑलरेडी कई बार आप लोगों से पूछा गया है, कई बार आप लोगों से पूछा गया है। इनका एक और क्वेश्चन लीजिएगा, इनका खुतूत का मजमुआ बताइएगा। खुतूत का मजमुआ, खुतूत का मजमुआ मतलब फैज अहमद फैज का खुतूत का मजमुआ, फैज साहब का खुतूत का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ ये भी बताइएगा। इनसे एक क्वेश्चन और ले लीजिए, मैंने कई बार पूछा है आप लोगों से, आप जल्दी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लोग इनसे ले लीजिए। सांप के छतरी, सांप के छतरी, सांप के छतरी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं इस किताब के बारे में कि सांप के छतरी जो है, आप ये बताइए इसके बारे में कि फैज अहमद फैज का ये किस सिंफ से ताल्लुक रखने वाला है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं आपसे नज़्म से रिलेटेड है, कसीदे से रिलेटेड है, ड्रामे से रिलेटेड है, या फिर इसी तरह मतलब इसकी मसनवी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। कुल कितने शेर मजमूए हैं, इनके कुल कितने शेरी मजमूए हैं, उनका नाम सन्नेशात मतलब उनके नाम के साथ सन्नेशात को भी आप मेंशन करके बताइएगा। मतलब इनके कुल मजमूए कितने हैं और उन मजमूओं का नाम बताने के साथ साथ तारीख के साथ ऑलरेडी आप उनको मेंशन करके बताइएगा। फैज अहमद फैज ने किस किताब के बारे में किसके बारे में कही थी, तमहीदी कलिमात में उन्होंने लिखा था कि एक तरह से तराफे शिकस्त है, शायद इसमें दो चार नज़में ही काबिल कबूल हों। किस किताब के बारे में इन्होंने ये बात कही थी? चलिए, सांप के छतरी, इनके कुल कितने शेरी मजमूए हैं वे मेंशन याद रखिएगा, वहां सन्नेशात। और कुछ चीजें और, शायरी क्यों ना रास आए मुझे, ये मेरा फन खानदानी है, ये मिसरा बताइएगा जल्दी से। किसने कहा था, या फिर ये किसका मिसरा है? शायरी क्यों ना रास आए मुझे, ये मेरा फन खानदानी है, ये किसका है?
आप जल्दी से एक और क्वेश्चन लीजिएगा, फटाक से बताइएगा, जो हैदराबाद कब गए थे, और साथ में ये भी मेंशन करना आप लोगों की कि इनके साथ में इनके हम सफर या फिर इनके साथ जाने वाले और कौन कौन थे, उनका भी नाम मजीद। दैट इज कॉल्ड दिस मुताला, इसी को कहा जाता है। अगर यहाँ तक कि आप लोग का आंसर तक रसाई हो जा रही है, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा फीडबैक आप दीजिएगा, मतलब आपका काफी अच्छा तैयारी है माशाल्लाह, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। आप जल्दी से बताइएगा जोश के परदादा का नाम क्या था, इनके मतलब परदादा का नाम क्या था, वो भी आप साथ में बताएंगे। और ये बातें हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम किया करते हैं। ये स्टेटमेंट किनका है, ये किनका कहना है कि हम लोग सिर्फ बातें ही बातें हैं हमारी, हम लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, सैयद काम क्या करते हैं। अब ये भी बताइएगा अकबर किस तहरीक के मुखालिफ थे, मतलब अकबर इलाहाबादी किस तहरीक के मुखालफत में थे, मतलब कौन सी तहरीक थी, तरक्की पसंद तहरीक थी, या इसी तरह अलीगढ़ तहरीक थी, या फिर इसी तरह और कोई भी ले लीजिए XYZ, उनमें से किसकी मुखालफत क्या करते थे। गांधीनामा ये किसका नज्म है, आप जल्दी से इनके साथ ये भी मेंशन कीजिएगा। जोश मलिहाबादी का सन्ने वलादत सन्ने वफात, फैज अहमद फैज का सन्ने वलादत सन्ने वफात, इसी तरह और कौन थे एक साथ में इनका, अकबर इलाहाबादी का सन्ने वलादत सन्ने वफात, यह भी मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज और लीजिएगा साथ में, हमारी बातें ये बातें हैं, सैयद काम क्या करते हैं। सैयद से मुराद यहाँ पे कौन है, सैयद से मुराद यहाँ पे कौन है, आप इसके बारे में जरूर बताइएगा। आई होप सो कि सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हुई होगी। जो मैं बताना चाह रहा था वो सारी चीजें इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। आप जितने साथी हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ये कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके इसके बारे में, उन्हें अच्छी तरह ये हो जाए, जानकारी मिल जाए, ताकि इंशाल्लाह जब डेट और जेट की तैयारी शुरू करूं तो इंशाल्लाह उसमें काफी साथी जुड़ करके आए। और आप लोग जितने नए साथी हैं, कई सारे वीडियो ऑलरेडी यूनिट 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे कंप्लीट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं, वहां से सारी चीजें देख सकते हैं और अपनी तैयारी में एक मुकम्मल तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं। और डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। आप वीडियो को जरूर देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, डेफिनेटली देखिए, जितना ज्यादा देखिएगा। और जो चीजें क्लियर नहीं हो रही है आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप ऑलरेडी पूछ सकते हैं, डेफिनेटली सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को मुहैया कराई जाएगी यहाँ से। और रोजाना क्लास में बने, और अभी मैं ये फोन में लाइव क्लास में आता हूँ, इंशाल्लाह वहां जुड़े, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और इंशाल्लाह आते हैं कल के क्लास में। दीजिए तब तक के लिए इजाजत। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में। दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।